नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सियासी खेल में कब कौन बाजी मार जाए ये कहा नहीं जा सकता। जिसके हारने की उम्मीद कुछ लोग कर रहे होते हैं वो ही जीत कर इतिहास रच देता है। देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गणित बनने लगा है। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है महाराष्ट्र, जहां के सियासी समीकरण ऐसे बदल रहे हैं जैसे मौसम भी नहीं बदलता। कभी उद्धव ठाकरे का प्लान सामने आता है तो कभी शरद पवार की नीति से अजित पवार की मुश्किलों में इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में क्या बीजेपी कोई बड़ा खेल करेगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे महाराष्ट्र की सियासत में मचा है कोहराम, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी है। कहीं पोस्टरों से आने वाले विधानसभा चुनाव के संकेत दिए जा रहे हैं तो कहीं उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन और सभी प्रमुख 6 पार्टियां 24 घंटे रणनीति बनाने में जुटी हैं। वो हर पल शह-मात का खेल खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस खेल में इंडिया गठबंधन के नेता भारी पड़े थे। ऐसे में उनका उत्साह 7वें आसमान पर है। वो बेहद आक्रामक खेल रहे हैं। इस बीच एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार ने अपने भतीजे और मूल एनसीपी पर कब्जा जमाने वाले अजित पवार को एक और गहरी चोट दी है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उसे केवल 1 सीट मिली थी, जबकि एनसीपी शरद गुट ने 10 सीटों पर चुनाव जीतकर 8 पर जीत हासिल की थी। इस जीत से एनसीपी शरद गुट का उत्साह 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार खुद पूरी कमान संभाले हुए हैं। 7 जुलाई को उन्होंने अजित पवार को गहरी चोट देते हुए उनकी पार्टी के बड़े नेता को अपने पाले में कर लिया। एनसीपी के नासिक शहर अध्यक्ष नाना साहेब महाले शरद पवार गुट में शामिल हो गए। नाना साहेब शरद पवार की उपस्थिति में बारामती के गोविंद बाग में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रवादी शरद पवार समूह में शामिल हुए। इसे अजित पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नाना साहेब महाले एनसीपी के नासिक शहर अध्यक्ष थे। जिले के वो कद्दावर नेता है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने नासिक पर अपना दावा किया था, लेकिन उसे ये सीट नहीं मिली थी। अब नासिक में एनसीपी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। आक्रामक हुए अजित पवार। उधर इस खलबली के बीच इसके तीनों प्रमुख नेताओं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव में मिली हार से निराश नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने समाज में गलत संदेश फैलाया, एनडीए विभागवार और तालुकावार समन्वय करने में विफल रहा, इसीलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। दरअसल सियासी रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद गठबंधन का प्रमुख दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सियासी गणित साधने में जुट गया है। उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन शिवसेना पर कब्जा करने वाले नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वो विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को मात देने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसी रणनीति के तहत 7 जुलाई को उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर के दौरे पर रहे। भाजपा के नेता राजू शिंदे शिवसेना ठाकरे समूह में शामिल होंगे। उनके साथ कई अन्य नेता भी उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं। राजू शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे यहां पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि मैं न्याय की मांग करने वाले आप सभी के साथ हूं। आप कोई सर्वमान्य समाधान निकालें, मैं आपका समर्थन करता हूं। सभी समुदाय के लोगों से अनुरोध है कि वो आपस में ना लड़ें। सरकार सिर्फ बातें कर रही है। ये सरकार जातियों के बीच टकराव पैदा करने का काम कर रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमारा परिवार टूट गया, पवार का परिवार टूट गया, अब वो जनता के परिवार को तोड़ने जा रहे हैं।
राज्य के उद्योग को गुजरात ले गया है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी को लोगों ने पलट दिया। ठाकरे ने यह भी कहा कि ये सरकार हमारे द्वारा किए गए काम का श्रेय ले रही है। महालिंगी संघी योजना की शुरुआत की गई और इसका स्वागत किया गया, लेकिन युवाओं का क्या उनके लिए रोजगार है? उद्धव ठाकरे ने सरकार से मांग की कि कोटे का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज शिवसेना आपका समर्थन कर रही है। बता दें कि एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई बार अनशन किया। वहीं इस आंदोलन को देखते हुए बिड में ओबीसी समुदाय के लोगों ने भी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि सरकार के प्रतिनिधि से बात के बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था। दलित चेहरा है राजू शिंदे। राजू शिंदे छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व उपमेयर रह चुके हैं। वो भाजपा के अनुचित जाति सेल के प्रदेश प्रभारी थे। उद्धव गुट में जाने से पहले उनका आरोप है कि भाजपा केवल एकनाथ शिंदे कैंप के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने उनके लिए जी जान से काम किया, लेकिन उन्होंने हमें कोई क्रेडिट नहीं दिया। कई कार्यकर्ताओं का भाजपा में दम घुटने लगा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, मंत्री अतुल सावे समेत कुछ नेता राजू शिंदे को मानते रहे। इन नेताओं के बीच करीब 1.5 से 2 घंटे तक चर्चा हुई। इस बैठक के लिए राव साहब दानवे ने अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया। राजू शिंदे को पूर्व विधानसभा स्पीकर हरिभाऊ बागड़े का करीबी माना जाता है। वो 2019 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय मैदान में थे। उन्हें 43,000 वोट मिले थे। अब उनके उद्धव गुट में शामिल होने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाटे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राजू शिंदे की पहचान लंबे समय से भाजपा में अनुसूचित जाति के नेता के तौर पर है। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट की ओर से मैदान में उतर सकते हैं, जबकि मौजूदा वक्त में यहाँ के विधायक एकनाथ शिंदे गुट से हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति के चेहरा होने के नाते वो सीधे एकनाथ शिंदे के चुनौती देंगे। इसी बीच राजू शिंदे ने उद्धव ठाकरे की यात्रा के लिए जोरदार प्रचार किया। पार्टी में शामिल होने से पहले ही राजू शिंदे ने उद्धव ठाकरे के स्वागत में बैनर लगा दिए। राजू शिंदे ने शहर की मुख्य सड़कों पर उद्धव ठाकरे के स्वागत में हजारों बैनर लगाए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का समीकरण। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान में 274 विधायक हैं। 14 सीटें विधायक के इस्तीफे और निधन की वजह से खाली हैं। पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 103 विधायक बीजेपी के हैं। एनसीपी के पास 40 और शिवसेना के पास 38 विधायक हैं। विपक्ष के सबसे ज्यादा 37 विधायक कांग्रेस के पास है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के पास 16, एनसीपी एसपी के पास 12 विधायक, विधानसभा के 14 निर्दलीय विधायक भी हैं। एनडीए सरकार में शामिल 5 छोटी पार्टियों के 10 विधायक हैं। वही विपक्ष में सपा के 2, पीडब्ल्यूआई के 1 और एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं। वहीं अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो विधान परिषद की एक सीट पर जीत के लिए कम से कम 23 विधायकों की जरूरत है। 103 सीटों वाली बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सहारे अपने सभी उम्मीदवारों को सदन में भेजने की रणनीति बना रही है। 40 सीटों वाली एनसीपी और 38 सीटों वाली शिवसेना ने भी 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों पार्टियों को अपने चारों उम्मीदवारों को जिताने के लिए कम से कम 14 विधायकों की जुगाड़ करनी होगी। 27 सीटों वाली कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार उतारे हैं और उसके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। एनसीपी शरद ने पहले शिवसेना यूबीटी से मिलकर जयंत पाटिल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आखिर वक्त में शिवसेना यूबीटी ने खुद के सिंबल पर उम्मीदवार उतार दिए। दोनों पार्टियों को अपने दोनों उम्मीदवार को जिताने के लिए कम से कम 46 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। इनमें इन पार्टियों के पास 28 विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस और गठबंधन के अन्य दलों के विधायकों को जोड़ने के बाद भी कम से कम दोनों पार्टियों को 2 से 3 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले वक्त में क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कभी पलड़ा बीजेपी के साथ वाले एनडीए पर भारी पड़ रहा है तो कभी विपक्षी पार्टियों का, उसे अंदाजा लगाया जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसे चुनेगी और किस पर भरोसा जताएगी ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।